तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जल्लो ऑफिशियल पे। हमने रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करके रिफ्रैक्शन की स्टार्ट कर दी है ना। वैसे तो ये थोड़ा वीडियो देर से आ रहा है, 4-5 दिन बाद आ रहा है शायद से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते अभी, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन हम लोग चालू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन आप लोग जानते हो कि बिल्कुल 10th से आप लोगों ने अच्छे से आपको याद होगा क्या कि दी बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel to a different medium or a surface with different रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़ो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, है ना। ये तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, है ना, अगर बना रहे हो, है ना, तो आप लोग ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हो रिफ्रैक्शन की, है ना। क्या कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल टू अ डिफरेंट मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है ना, तब उसमें कुछ ना कुछ बेंड हो जाता है, वो अपने पास से हट जाती है ना। या तब जब उस किसी सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए, है ना। वैसे ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं, है ना। तो तब क्या होता है, आपकी जो लाइट होती है वो आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, समझे। चलो अब रिफ्रैक्ट होने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली आप लोगों ने 10 से पढ़ा है, हम दो मीडियम्स है हमारे पास। एक है आपका रेयर मीडियम, चलो एक है रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम क्या होता है, इन विच क्या हो गया चौक को यार, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर या कह लो इज फास्टर। रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, तेज हो, ठीक है। एक आता है आपके पास डेंसर मीडियम, अगेन आप लोगों ने ये भी 10th में पढ़ रखा है, हाँ। आपने अभी तक रे ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी ही चीज़ें पढ़ी हैं जो आपने 10th में पढ़ चुकी हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे डेरिवेशन एरिवेशन, बाकी सब आप लोगों को 10th से ही आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को नया है, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, ठीक है। डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम है मतलब क्या है, डेंस है जो मीडियम, जो घना है काफी, मतलब देखिए कैसा कह सकते हो आप लोग इसको, देखिए रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, इनके कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकते कभी भी। आप इसके पर्सपेक्टिव कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, ना इसके भी लिख सकते हो, जब तक ये कंडीशन है, जब तक आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर ना कर रहे हो, है ना। जैसे कि हम लोग कंपेयर कर दें किसको, वाटर को, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वाटर को एंड एयर को कंपेयर कर दें। अब पूछ लिया जाए कौन इसमें ज़्यादा डेंसर मीडियम है, तो आपको पता है कि वाटर इसमें ज़्यादा डेंसर है। अरे यार केमिस्ट्री में अगर घुस के देखा जाए तो वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा थोड़े पास पास होते हैं, है ना, देन कंपेरेटिवली टू एयर, है ना। एयर से अगर कंपेरिजन किया जाए, है ना, तो वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, ज़्यादा पास पास होते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा डेंसर है अभी। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज़ रख दो, तो अगर ग्लास रख दो तो लो, यहाँ वाटर से भी डेंस एक चीज़ आ गई है, ग्लास, है ना। तो ऐसे आपके बहुत से मीडियम, मतलब ऐसे जब तक ये दोनों देखो कंपैरेटिव वर्ड्स है ना, डेंसर
इससे ज़्यादा डेंसर कौन है, इससे ज़्यादा रेयर कौन है, ये दोनों कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। जब तक हम लोग कोई नहीं भी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या होगा, इसके एग्जांपल नहीं ले पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात है ना, इतनी बात समझ में आई। अब हम ऐसे केस देखते हैं कि लाइट रे कहाँ बेंड होती है ना, वो तो आप लोगों को पता है कि कहाँ बेंड होती है। चलो फिर भी देखते हैं, आओ तो चलो भाई देखते हैं। क्या हम लोग देखते हैं कि लाइट रे जो है वो कहाँ जब जाती है तो वो कैसा बिहेव करती है ना। तो एक बार हम लोग क्या देखेंगे, इधर इधर वैसे बहुत बड़ा डिवीजन है ना। तो देखो एक इधर हम लोग ऐसे दो केसेस देख रहे हैं ना। तो पहले केस में क्या है, व्हेन, क्या हो गया चौक को यार, लाइट ट्रेवल्स, जब लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर है ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मीडियम, तब क्या हो रहा है। एंड सेकंड केस इसका ही अपोजिट देखेंगे, व्हेन लाइट रे थोड़ी तुम लोग स्पीड फास्ट करके देख लो है ना, ट्रेवल्स 1.5 तक है ना, वरना उसके आगे शायद समझ में ना आए, मैंने कभी देखा नहीं। चलो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स डेंसर टू रेयर, ओके। ओके चलो, हाँ, जब लाइट रे क्या जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी, फिर डेंसर से रेयर जाएगी, तो उसका बिहेवियर कैसा है। चलो अब देखिए, यहाँ पे ऐसे हमने एक सरफेस बना दी, मान लीजिए इसके ऊपर का जितनी भी चीज़ें हैं वो रेयरर हैं और इधर जितनी भी चीज़ें हैं वो डेंसर हैं। ठीक है, अब देखिए आप अभी तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा है, और लेकिन जब आप पढ़ लेंगे है ना, तो ये रेयरर से डेंसर जब जा रही है तब ये, अभी रुक जाइए, रुको, देखो रेयर से डेंसर जाती है तो देखो ऐसे आई लाइट रे, हाँ, वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी भाई, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी। और ये देखो इसकी नॉर्मल, ये है नॉर्मल लेंगे ना, और ये देखो नॉर्मल है ये पूरी। अब देखो वैसे तो लाइट का जो पाथ है लाइट रे का वो ऐसा है कुछ, लेकिन जब ये रेयर से डेंसर जाती है तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है। क्या, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। वैसे तो रास्ता ये था, लेकिन टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। एंड आप लोग देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है ना। आप लोग देख के बताओ कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है। देखिए ये इतना है एंड ये इतना ही है ना। एंगल आई इसमें क्या होता है ना, डायग्राम से अगर भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताता हूँ। एंगल आई जो होता है ये बड़ा होता है किससे, एंगल आर से, जब रेयर से डेंसर जाएगी। सही है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब देख लेते हैं, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये हमने एक लाइन खींच ली है, एंड ये मान लीजिए इधर का ऊपर का मामला सब डेंसर है, ठीक है, इधर रेयर है मामला। अब यहाँ से डेंसर से गई है ना, डेंसर से गई है ना, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी शो करती हुई है ना, एंड ये नॉर्मल है आपकी, सही है, नॉर्मल, एंड ये ऐसे गई, ये इसका ये नॉर्मल पाथ है। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर जाएगी तो ये देखिए ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड इसमें आप देखिए ये है आपका एंगल आई, एंड अब देखो एंगल आर, ये है आपका एंगल आर, है ना, ये पूरा रिफ्लेक्शन का वाला एंगल है। समझे भाई, समझे। चलो तो इसमें आप लोग क्या करोगे, एंगल आई जो है वो छोटा है किससे, एंगल आर से। समझे भाई, समझे। तो वैसे तो उसमें ये केस था किसमें, रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो एक तीसरा केस भी है, तीसरे और चौथा केस भी है ना, वो हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा अभी देख लेंगे, एक चौथा केस है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस देख लिए ना। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड
angle I is less than angle R in this case. And now in this case, when a light ray travels from rarer to denser medium, it gets refracted towards the normal, and in this case angle I is greater than angle R, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो अगर आप लोग मन हो तो चलो अब आगे देखते हैं। एक तीसरा केस भी है, हाँ तीसरा केस उतना बड़ा कोई है नहीं। अगर लाइट रे है, ठीक है, अगर लाइट रे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर लाइट रे है और वो क्या हो गई है, उसको हमने परपेंडिकुलरली मार दिया है, परपेंडिकुलर ऐसे मार दिया है, शू ऐसे करके, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली मार दिया है, तो इस केस में वो बिना रिफ्रैक्ट हुए वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी कहाँ, पार हो जाएगी सरफेस के, ठीक है। बिना ही रिफ्रैक्ट हुए, जैसे इधर मुड़ गई थी वैसा नहीं होगा इधर, अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलरली मान लिया। देखो नॉर्मल है, नॉर्मल थोड़ी इधर उधर हो रही है, ऐसे समझ लो यार, जाओ तो, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब आगे देखें, इसमें जो होता है, हाँ एंगल आई और एंगल आर देख ही रहे हैं। एंगल आई जो होता है वो 0 हो गया, एंगल आर जो हो गया वो भी 0 हो गया। वैसे एंगल आई और एंगल आर का बात करने का कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। चलो फिर भी ठीक है, आओ आते हैं हम लोग आगे आते हैं। तो चलिए भैया डालिए आप लोग हेडिंग क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है हमने, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो आओ देखो, पहला लॉ बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and refracted ray lie on the same plane, है ना, ठीक है। चलो हाँ, क्या है इंसिडेंट रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे होती है ना। देखो ये है एक प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट रे लाई है ना। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे भी कह सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि जो भी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ भाई रिफ्लेक्शन भी करेगी, है ना, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में ऐसा लिखा है ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे जो होगी आपकी, वो क्या होगी आपकी, क्या होगी, वो लाई करेगी आपकी, वो कहाँ लाई करेगी, एक ही प्लेन पे, इसी प्लेन पे तो है सब, ठीक है, समझे। चलो इसको हटाएं फिगर, ओके। दूसरा लॉ लिखें और लिखें, चलो ओके। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle I to angle R is always constant for a given pair of media, ठीक है। क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू एंगल आर, हाँ देखिए साइन कॉसेक, हाँ ये सब पढ़े हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th से आपने पढ़ना चालू किया और अभी तक आपका पीछा नहीं छूटा है इनसे, है ना। तो कोई बात नहीं, मज़ा आती है वैसे ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ तो चलो अब देखो, ये साइन है ना, साइन का फुल फॉर्म SIN का फुल फॉर्म SIN ही होता है साइन, जैसे कि कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, टैन का टेंजेंट होता है, वैसे ही साइन का ये एक ई और ज़्यादा होता है उसमें। तो देखो मतलब इसका क्या मतलब है, साइन I अपॉन में साइन R जो होता है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब ये हमेशा इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है।
और ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया की क्या बात है कि जैसे आपने कहीं से साइन आई, देखो जैसे कि इधर मैं बताता हूँ, ठीक है, ये है, ये लाइट रे आई, ठीक है, एंड ये ऐसे ये इसकी नॉर्मल है, ठीक है, एंड ये नॉर्मल है, एंड ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए आगे 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 45 डिग्री है, एंड ये मान लीजिए 60 डिग्री है। अभी मैं वैल्यूज अच्छे से मतलब पुट नहीं कर रहा हूँ, वैसे वैल्यूज तो पुट कर सकते हो 45 और 60 की। तो देखो अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, मतलब मान लीजिए ये साइन आई हो गया ना, साइन 45 अपॉन में साइन 60, ऐसा कर सकते हो ना, ये 60 है, चलो 66 है यार, साइन 45 अपॉन साइन 66 ऐसे किया, और मान लीजिए आपका आंसर आ गया 2.2 ऐसे कुछ आ गया है ना, अभी कुछ ऐसा सीरियस मत हो वैल्यूज के ऊपर, 2.2 ऐसा आंसर आ गया। एंड मान लीजिए ये आप वाटर से एयर में जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, और मान लीजिए 2.2 आ गया, मान लीजिए 2.2 आ गया, क्या साइन आई एंड साइन आर का रेशियो है ना। और अगर मैं क्या करूं, अगर इसको ऐसा भी कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, है ना, फिर हल्का सा और कम कर दूं, है ना, एंगल देखिए इंसिडेंट रे को मैंने थोड़ा सीधा किया है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी थोड़ी सीधी हो गई, तो ये जो एंगल है, देखिए नॉर्मल तो मैंने खींची नहीं, तो ये जो एंगल होगा इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा अगर मैं कुछ टेढ़ा सीधा करता रहूं, किसको, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को, है ना। तो अगर मैं कुछ हिलाऊं डिलाऊं तब भी क्या कहता है ये लॉ कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए इसको मैंने जब इधर उधर किया तो ये 45 की जगह क्या हो गया, 35 हो गया, एंड 66 की जगह हो गया भैया आपका 70, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो ये क्या होगा, इनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तब भी आपका आंसर जो आएगा वो 2.2 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात है, ये दोनों लॉस हमने समझे। अब क्या करें, अब ये आप देखोगे आगे चल गए, ये कांस्टेंट का नाम आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दोगे। चलो आओ बढ़ते हैं हम लोग किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके चलो भैया आते हैं हम लोग किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, ठीक है आते हैं। चलो अभी आपने क्या पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं क्या। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो साइन आई अपॉन साइन आर है वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन, अरे यार 1 लिखने की क्या आदत है मेरी, तो सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या कह सकते हो आप लोग, क्या है डेफिनेशन, आपसे एग्जाम में पूछी है, ये क्या है, द एबिलिटी कह दो या मेजर कह दो ऑफ bending of a light ray is refractive index, समझे, ठीक है। या अगर इसको वैसे कह दो, या एक इसकी और एक डेफिनेशन है यार, एक देखो, या रेशियो of speed of light in air, है ना, speed of light in air to speed of light in medium, ठीक है। देखो चौक बदल ही जाए भाई, चौक बदली जाए, ओ टूटी हुई चौक आ गई यार, चलो ठीक है, ओके ठीक है, चलो तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कह लो एयर कह लो या और वैक्यूम कह लो। देखिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कुछ 2.99 कुछ करके होती है ना, 10 की पावर 8 होती है। एयर में आपकी 3 × 10 की पावर 8 होती है, समझे।
ऐसी कुछ होती है ना, 3 × 10⁸ ये तो कन्फर्म है। एंड इसमें शायद 2.9 कुछ होती है, तो लगभग इन दोनों को लगभग सेम मान लेते हैं। अरे यार इसका थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो तो 3 आ जाएगा ना, तो लगभग सेम मान लेते हैं हम लोग। हाँ, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2.99 होती है किस में, वैक्यूम में, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल करके एक बार देख लीजिए क्या होती है। हाँ, 2.9992299792 ऐसे कुछ करके होती है ना, 10⁸ है ना, ऐसे कुछ करके होती है। गूगल में सर्च कर लेना है ना वैक्यूम में। लेकिन इतनी बात है कि वैक्यूम और एयर, हाँ, वैक्यूम और एयर को हम लोग इस चैप्टर में लगभग सेम मानते हैं। इस चैप्टर का हमेशा हम लोग लगभग सेम मानते हैं। वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड को लगभग थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। हाँ, तो देखो, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखिए, sin I अपॉन में sin R है एक, तो है ना, एक और पता चल गया CYV है, ठीक है। चलो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है ना, निकाल लिया। चलो ओके। अब देखो, ये तो एयर वाला मामला है। अब मान लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मान लेते हैं एयर से कहीं जा रही है। अब ऐसा तो हो सकता है कि मान लो ग्लास से ग्लिसरीन में जा रही हो, तब मामला तो एयर का है ही नहीं, तब मामला एयर का ही नहीं है। क्या होगा आपका, क्या होगा? तो ये थोड़े लगेगा यार, इधर तो एयर का मामला है। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ, इधर C क्या है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और ये V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। ओके, चलो बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लेते हैं कि भैया वो गई नहीं कहीं, वो एयर का मामला ही नहीं है, वो जा रही है ग्लास से ग्लिसरीन में, या जा रही है ग्लिसरीन से हनी में, कहीं जा रही है जहाँ पे एयर का मामला ही नहीं है। तब क्या होगा, हम लोगों को एक नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्या नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकाल देंगे। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहली बात तो मैं बता दूं कि आप लोग क्या करोगे, एन से डिनोट करो, या क्या कर दो, म्यू से डिनोट करो। हाँ, तो म्यू मुझसे क्या है, अच्छे मुझे उससे बनता नहीं है ना, वो मुझसे एम ही बन जाता है म्यू लगभग। हाँ, तो देखो हम इसीलिए क्या करेंगे, हम हमेशा एन से डिनोट कर रहेंगे। हाँ, एन से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, मुझसे म्यू अच्छे से बनता है। हाँ, वैसे आप लोग चाहो, है ना, तो बुक में जाओ, है ना, बुक में बना होगा म्यू आपका, है ना। आपको अगर म्यू आसान लगे तो म्यू बनाइए, एन आसान लगे एन बनाइए, कोई आपका गलत नहीं कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो क्या है, हम लोग अगर एयर की बात ना करें तो तब क्या होगा, हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव एन कह दें, क्या एन ही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हो जाएगा, क्या है ना। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का ही निकालते हैं हमेशा, यह बात याद रखिएगा आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, क्या जिसमें हम लोग जा रहे हैं उसका ही तो निकालेंगे, जिससे हम लोग आ रहे हैं उसका पता ही होगा हमको। ठीक है, उसका पता ही होगा, जब पता ही नहीं है तो कैसे जाओगे यार, है ना। ये बात तो है ना। चलो, ये क्या हो जाएगा, अब क्या है, हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि जिससे हम लोग क्या कर दें। थोड़ा आज वीडियो में है ना नहीं बोला तो है ना। चलो हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम लोग उन दोनों मीडियम का पहले एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो चलो भाई, एयर के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, किसी एयर के रिस्पेक्ट में पहले निकालना है ना, तो यही वाला फॉर्मूला निकलेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का जो हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो हो जाएगा, वो C अपॉन में V2, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगी ना दूसरे मीडियम में, है ना। C अपॉन में V2, ऐसा तभी है जब स्पीड ऑफ लाइट अलग है ना, दोनों मीडियम में, है ना। तो
N2 का जो हो जाएगा वो c/v2। c तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू एयर तो फिक्स है आपकी 3 × 10⁸। अब देखो इसमें क्या है, N2 में c/v2, इसमें कुछ चेंज नहीं है क्योंकि ये तो एक ही चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। एंड v2 क्या है आपका, v2 क्या है, उसमें चेंजमेंट है आपका, क्योंकि भैया हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमने 2 लिख दिया है ना। अपॉन इधर ये वाला अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, हाँ इसको भी हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो देखो सी तो कांस्टेंट रहेगा, आपकी ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 3 × 10⁸ कांस्टेंट। अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है तो v1, ठीक है। अब क्या करोगे यार, पीजी क्लास तो नहीं, लेकिन देखो c/v2 एंड इसका रेसिप्रोकल होगा ना भाई v1 अपॉन में c से c गया तो v1 अपॉन में v2। एंड ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। ओके चलो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं, इसको बस उठा के इधर लिख सकते हैं, हमने एक नया फॉर्मूला बनाया है ना। और वैसे ये इसकी डेरिवेशन कोई नहीं है, इसकी जो डेरिवेशन है ना वो आपकी वेव ऑप्टिक्स में है। हाँ अब जिसके स्कूल में पढ़ाया होगा उसको आती होगी डेरिवेशन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, इसकी वेव ऑप्टिक्स में है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स आपका अगला ही चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स, है ना। चलो ठीक है ना। तो N2/N1 सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर कह दिया जाए क्या इधर से ये फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अगर आपको कह दिया जाए कि ग्लास का निकालो, नहीं आप लोगों को क्या कह दिया जाए, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालो, ग्लास का निकालो विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। ओके चलो तो सेकंड अपॉन फर्स्ट है ना। हम लोगों को निकालना किसका है, ये देखो ग्लास का निकालना है। तो देखो N2 है तो मतलब Ng ग्लास का अपॉन में वाटर का, लेकिन इधर मामला उल्टा है तो अपॉन यार वाटर ऐसे है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा वाटर, नीचे क्या हो जाएगा ग्लास। अरे यार n क्यों लिख दिया मैंने, n क्यों लिख दिया है, v है तो देखो ऊपर किसकी स्पीड आएगी, v क्या है यहाँ पे स्पीड है, देखो इधर v तो है, देखो v इधर क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम की बात है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, है ना। मैं पहले बात तो देख लूँ, मैंने वीडियो चालू किया, बिल्कुल ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, वैसे तो इसका उल्टा हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड का निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जिसमें हम लोग जाते हैं उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, है ना, जिसमें हम लोग जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो देखो Ng मतलब ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, एंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका खलास हो गया, ग्लास ओके, मिला दिया ना मैंने, चलो ठीक है। और यहाँ से आपको एक बात क्या पता चली, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n जो है, देखो Ng जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Vg, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के, ठीक है। रिफ्रैक्टिव, अगेन मैं बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे आपको क्या पता चला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड अगर इसका वाइस वर्सा हुआ, उल्टा हुआ, कि अगर स्पीड बढ़ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। भाई समझे, तो ये हमने थोड़ा सा समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो
वैसे तो ये बहुत बड़ा है, अभी इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स भी आएंगे तो वो भी आप लोगों को क्या है देखने हैं। तो चलो हमने लिखा है ना कि साइन आई और साइन आर, हाँ ठीक है। तो अगर आप लोग नोट करते होगे तो नोट कर लीजिए, है ना। वैसे अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट से बताइए भाई, उसका शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, हमको भी कंटेंट मिल जाएगा। वैसे कंटेंट की कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा वीडियो बनाना। हाँ तो हाँ, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक़ है, तो मैं बुक्स पढ़ के बढ़िया से आप लोगों को क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अभी तो आप लोगों को कि मैं बहुत सालों से ऐसा कर रहा था। मैं 5th 6th में था, 6th 7th में था, ओके। लॉकडाउन के पीरियड से था, तब उसे ऐसा था मुझे कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। मेरा यूट्यूब चैनल तो बहुत थे पहले, आलतू फालतू के बड़े यूट्यूबर्स की कॉपी करके कॉमेडी वीडियो बनाना। अरे यार ये सब तो सब करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इधर उधर की बात है। कभी फ्री में कोई अलग से वीडियो बताना तुम लोग, ठीक है। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या होता है, वो Q&A होता है ना, Q&A है ना, तो वो कर लिया जाएगा एक बार। चलो ठीक है, ओके। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई किस पे आते हैं, हमारे रिफ्रैक्शन के कॉज पे आते हैं। क्यों होता है आखिरकार रिफ्रैक्शन, होता क्यों है भाई ये रिफ्रैक्शन? हम पढ़ रहे हैं कि भैया कि वो जब लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये चीज़ हो क्यों रही? अरे दादा रे चौक लग गई। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। कस के चौक टूट गई यार। कस के हाथ पे मार दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो क्या है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो चलो हाँ, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो चौक है, अरे यार वीडियो का फ्लो गड़बड़ हो गया। ये जो रिफ्रैक्शन है ये होता क्यों है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन जो है ये होता क्यों है, ठीक है। तो देखो आप लोग कहोगे कि मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो हम मान लेते हैं ये एक मीडियम 1 है, एक मीडियम जो है वो 2 है, ठीक है। ठीक अब देखिए, ठीक है। क्या है जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन occurs due to change in speed of light, ठीक है। जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है तभी हो रहा है। देखिए ये मीडियम है ना, अभी कुछ मालूम नहीं कौन सा है। अब देखो ऐसे लाइट आ रही है ना, उसको जाना चाहिए था ऐसे ही, है ना, तब हम मान लेते क्या कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, ठीक है। तो अगर ऐसे चली गई है ना तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट तो बढ़ गई, जूम करके ऐसे चली गई तो भैया घट गई। तो देखो जब ऐसे जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यार टूवर्ड्स, रुक जाओ, देखो अच्छे से बताता हूँ मैं तुमको। देखो ये मीडियम है ना, ये ऊपर क्या है आपका रेयरर है एंड नीचे क्या है आपका डेंसर है ना। ये आपको पता नहीं होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ऐसा नहीं करूँगा इस बारे में, ठीक है। तो चलो ये ऐसे लाइट रे आई, ठीक है, ये जो है नॉर्मल हमने बना दी ना। अब देखिए रेयर से डेंसर आती है तो आप लोग क्या जानते हो कि ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, उसका ऐसे वैसे ये पाथ है लेकिन ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होती है। क्यों आप देखिए जब रेयर से डेंसर आएगी, मान लेते हैं इधर हवा है, रेयर एंड डेंसर जो है वो आपका क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो आप मान लो खुली हवा में ऐसे जा रहे हो, ठीक है, खुली हवा में ऐसे जा रहे हो, सामने आपके एक दीवार आगे ऐसे भिड़ गया टक से आके, है ना। देखो आपकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी,
तो जब रेयरर से डेंसर आते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तभी देखो ऐसे झुक गई है ना। अब देखो अब इसका एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि मैंने दीवार से तो भेड़ दिया तुम लोगों को। अब इसमें तो भैया हम लोग दीवार से बढ़ने के बाद आ रहे हैं, मतलब हम लोग डेंसर से रेयर जा रहे हैं। अच्छा हाँ चलो, मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ गया, चलो ठीक है। तो डेंसर से रेयरर मतलब मान लीजिए कोई लाइट रे है। अब क्या है, डेंसर है मामला, डेंसर मान लेते हैं, डेंसर यही ग्लास मान लेते हैं। इधर क्या था, रेयरर एयर था एंड इधर ग्लास था, है। और मान लेते हैं इधर ग्लास है, ग्लास से वापस एयर में जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब डेंसर पे जा रही है, डेंसर में क्या होगी, स्पीड कम होगी, आपने देख लिया, ठीक है। डेंसर में स्पीड कम होगी। मान लो कि तुम लोग क्या हो, साइकिल से नहीं, चलो बाइक से, अरे चलो मर्सिडीज से जा रहे हो यार, चलो ठीक है, मर्सिडीज से अपनी जा रहे हो, ठीक है। अरे जो भी कार पसंद है वो ले लो, ठीक है। नो ऑफेंस टू एनी ब्रांड, वैसे भी मेरे ऑफेंस या ना होने से क्या ही हो जाएगा, कोई ब्रांड थोड़ी बंद हो जाएगी। तो देखो मान लो तुम लोग मर्सिडीज से जा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारी मर्सिडीज क्या है, ट्रैफिक में फंसी हुई है, डेंसर है, ज़्यादा वहाँ पे घना है मामला, है ना, तुमको खाली जगह मिल नहीं रही है, तुम्हारी स्पीड क्या है वहाँ पे कम है। अब मानो तुम क्या हो गए, तुम्हारा वो ट्रैफिक जाम हटा और तुमको बढ़िया हाईवे मिल गया, तुम स्यूं से ऐसे निकल गए, समझे। मतलब क्या हो गया, अब आपको ज़्यादा स्पेस मिल गया तो आपकी स्पीड बढ़ गई। तो डेंसर में यही होता है कि हमको कम स्पेस मिल रहा है, इसलिए हमारी स्पीड कम है। एंड जैसे ये देखो, अब ये इसकी नॉर्मल है, ठीक है, एंड इसीलिए ये नॉर्मल में ऐसे स्यूं करके आगे निकल जाती है, स्पीड बढ़ जाती है इसकी, जब डेंस से रेयरर में आएगी, समझे, ये बात है, समझे। तो जितने भी रिफ्रैक्शन होते हैं वो स्पीड के चेंज का, स्पीड जब चेंज होती है उसकी वजह से होते हैं। तो इधर भी स्पीड चेंज हुई, इधर स्पीड चेंज हुई। अब मान लो अब मान लो, देखो अब क्या है, हाँ इधर मैंने बनाया है, ठीक है। अगर हम मीडियम, अब कुछ लोगों के दिमाग में जब मैंने पहली बार पूछा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि मीडियम चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब मान लो कि तुम लोगों को क्या है, ऐसे आ रही है लाइट रे, एंड अगर इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n है। तो अब बताओ भाई, क्या लाइट जो है, वो जो स्पीड है लाइट की, वो क्या होगी, है ना, वो क्या होगी, वो तो बराबर रहेगी भैया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है। और ये मामला हमारा बिगड़ा, क्योंकि देखो अभी रुक जाओ, इसको अभी मत देखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिक्स रखें, मीडियम दोनों अलग अलग हैं लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है, तो लाइन क्या करेगी, विदाउट एनी बेंडिंग वो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ये तो बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब हम क्या देख लेते हैं, हम थोड़े से सर्कमस्टेंसेस देख लेते हैं कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये वैसे तो शायद कुछ बुकों में भी नहीं दिया रहता है ना, चलो, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है, जो आप टॉपिक ही पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन, अब वो पता ही नहीं है कि हो क्यों रहा है। रिफ्लेक्शन तो आपको पता है क्योंकि भैया कोई सरफेस पे पड़ेगी, है ना, तो जब हमारी इमेज बनती है किसी चीज़ पे तो वो भी रिफ्लेक्शन होता है। तो जब आपने रिफ्लेक्शन का जानते हो तो रिफ्रैक्शन का क्यों ना जाना, तो जानो यार, हम बता तो रहे हैं, एक एक टॉपिक कवर करते हैं भाई। चलो हाँ, क्या है, हाँ, तो हम लोग वैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बता रहे थे। आप देखो, आप जानते हो, आप क्या जानते हो, साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है वो V1 अपॉन में V2 होता है। हमने काम चला, इसकी डेरिवेशन भी एक तरीके से करी थी, है ना। V1 अपॉन में V2 होता है कि नहीं, ठीक है, होता है। चल अब देखो, मान लीजिए, अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, साइन, इसको हटाते हैं, इक्वल हो, हाँ,
अब क्या मान लो कि मान लो इधर से तो ये पता चल रहा है साइन आई इज इक्वल टू v1/v2 है, मतलब क्या है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब साइन आई जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन आर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब देखो मान लो v1 जो है वो क्या है आपका v2 से बड़ा है। समझ में आई बात, हाँ। मान लो v1 जो है v2 से बड़ा है, या इसको पहले ना लिखते हैं, एक सेकेंड यार, डस्टर मैंने फेंका था और ये बहुत ही पीछे चला गया है। ओके, हाँ। मान लीजिए साइन आई और साइन आर को लिखते हैं। साइन आई जो है वो क्या है, साइन आर से बड़ा है, मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। तो आपको केस याद होगा कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है ना भाई। अरे ये देखो ऐसे है नॉर्मल इसकी, ठीक है। एंड जब ये मान लीजिए रेयरर है, ये डेंसर है, तो जब देखो रेयर से डेंसर आती है तो क्या होता है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। एंड इसमें एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, दिख रहा है ना, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, कौन बड़ा है, एंगल आई बड़ा है। यही वाला केस ले रहे हैं, ओके, समझे। ओके, अब देखो साइन आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v1 के। मतलब क्या हो गया, अगर साइन आई बड़ा है साइन आर के तो मतलब v1 जो है वो v2 के बड़ा होगा, क्योंकि भैया साइन आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v1 के। तो जब साइन आई बड़ा है तो v1 भी बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मामला है ना। तो देखो, और साइन आर छोटा है तो v2 भी छोटा होगा, किससे, v1, या साइन आर के मुकाबले से देखें तो साइन आई से, साइन आर के मुकाबले से देखें साइन आई से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का खेल हमने करके ये देखा। तो जब ऐसा होगा, है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से, या सिर्फ किससे ये कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला जिसको तुम स्नेल्स लॉ भी कहते हो, है ना, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तुम लोग क्या कहते हो, स्नेल लॉ भी कहते हो। ओके, ठीक है, समझे ना। ओके, अरे यार ये बर्तन कौन पटक रहा है तेरा। ओफो, चलिए भाई चलिए, तो काम तो चल रही है यार। मैं सोच रहा बर्तन गिर कहाँ से रहे हैं, चलो कोई नहीं, है ना, सबके घर में होता है। चलो साइन आई, हाँ, तो ये जब ऐसा हो मामला, देखो तब क्या होगा, इट मीन्स, अरे यार फिगर बना के देखो यार, फिगर बना के, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी इधर बनाया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा होगा, या आपको ये बता दिया जाए कि जो पहले मीडियम की स्पीड है और वो बड़ी है किससे, दूसरे मीडियम की स्पीड में, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स लाइट इज गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम रेयरर से डेंसर जा रही है। ओके, समझ गया ना मेरी बात। अब देखो यही इसका उल्टा केस, तब तो आपको बताएंगे, अगर मान लीजिए साइन आई जो है वो छोटा है किससे साइन आर से, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला खेल याद किया, साइन आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v1 के, तो साइन आई जब छोटा है तो v1 छोटा हो जाएगा v2 से, समझे ना बात। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे आई लाइट, सही है, एंड ये आ गई आपकी नॉर्मल, सही है। अब देखो ये मान लीजिए डेंसर है, इधर रेयरर है, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे। ओके, स्पीड बढ़ गई, डेंसर से रेयरर आ रहा है, आपकी मर्सिडीज ट्रैफिक जाम से होके हाईवे में पहुंच गई, जूम करके निकल गए तुम लोग, सही है। तो चलो अब अपनी रोल्स रॉयस से उतरो और आगे देखो, चलो। ओके, तो जब ऐसा है
तो देखो 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 देखो, जब ऐसा हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे यार फिर से बनाना पड़ेगा, मैंने तो दिखाया नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा। ये लो भाई ऐसे आई, ठीक है, एंड ऐसे 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 ऐसे, एंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों? ये डेंसर है, ये रेयर है। देख लो कौन सा एंगल बड़ा है, ये आई है, एंड ये पूरा भैया आर है, कौन सा बड़ा है? ठीक है, चलो जब हमको ऐसा कह दिया जाए कि साइन आई जो है साइन आर से बड़ा है, या ऐसा कह दिया जाए कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है, हाँ, तब क्या हम लोग कह सकते हैं, इट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ओके, हाँ ठीक है, डेंसर टू रेयर। मैं सोच रहा ये केस पहले ले चुका हूँ क्या? ओके चलो ये हमने ये चीज़ पढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जब जैसी आप लोगों को कंडीशन दी जाए, हाँ, उस हिसाब से क्या चेंजमेंट होगा। तो देखो अब देखो, ये तो ऐसा छोटा सा टॉपिक है ना, वो तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने डाल दिया, है ना। तो ऐसे आप लोगों को आइडिया होगा अच्छे से, न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो ये अच्छे से आपको आएगा, हाँ। तो देखो अगर आप लोग n बढ़ाओगे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है ये, मतलब ऐसा ये होता ही होता है ना, ऐसा है। अगर आपने क्या किया है, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया है, मतलब क्या है, मतलब रुक जाओ, if any substance has more refractive, more n लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह, n या म्यू जो भी लिखना वो लिखो, हाँ। if a substance have more n then it will be more denser। समझे कैसे? अरे यार ये कैसे आ गया, हाँ यही मन में आया ना, ये कैसे क्यों है ऐसा? तो देखो कैसा ऐसा क्यों है। तो देखो अभी आप लोगों ने देखा कि डेंसर मीडियम, मतलब आपकी मर्सिडीज जो है वो कहाँ है, ट्रैफिक में फंसी पड़ी है, डेंसर मीडियम है ना, समझे। देखो आपको ये पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ, मतलब मान लीजिए इधर n1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपने अभी देखा, अभी पीछे देखा। अब देखो, ठीक है, अभी देखो अगर आपने n बढ़ाया है तो क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मामला। एक सेकंड, आई एम आई कनेक्टेड विद ऑडियो? हेलो ओके चलो। क्या है, अगर आपने n बढ़ा दिया है तो v कम होगा, v कम हो गया। अब देखो जब v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम कहाँ होती है, आपकी मर्सिडीज कहाँ फंस जाती है, स्पीड आपकी कहाँ कम होती है, डेंसर मीडियम में। तो यही तो है कि इफ एनी सब्सटेंस हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, देन अरे यार देन ये क्या है, ये देन है, देन इट विल बी मोर डेंसर। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, एंड आपकी स्पीड ऑफ लाइट या आपकी स्पीड ऑफ मर्सिडीज कह लो कम हो गई, मतलब क्या है, आप डेंस एरिया में हो, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, समझे ना, तो उतना ही मतलब डेंसर है मामला। जितना ज़्यादा आप n बढ़ाते जाओगे, है ना, उतना आपको डेंसर से डेंसर चीज़ मिलती जाएगी। ओके चलो, दूसरा क्या है, इफ क्या है, n1 जो है वो n2 के इक्वल है। किन्हीं दो मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो इक्वल हैं। तो अभी अब मैंने आपको बता दिया, द लाइट विल
हैव नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, मोर, ये तो आपको पता है, ये दूसरा वाला, मोर एंड विल कॉज मोर बेंडिंग। ओके, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? वैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है तो रहने दो। मोर एंड विल कॉज मोर बेंडिंग। देखो 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 देखो, ओके देखो भाई, देखो यहाँ, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको डेंस मामला मिल रहा है। तो देखो आपने जब डेंस मामला मिल रहा है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एंड ये देखो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो भाई धीमे 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 ऐसे ऐसे आती जाएगी। समझे ना, समझे ना, समझे ना? तो मतलब देख रहे हो कितनी बेंडिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा बेंडिंग हो रही है। समझे ना, समझे ना, समझे ना? चलो समझ गए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एन बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। चलो चलो, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, चौथा क्या है आपका, कि एक चौथा तो यही है आपका कि आपको C/V जो है ये आपका व्हेन लाइट, इसको मैं बोल ही देता हूँ, है ना, क्योंकि एक और है इसके बाद। हाँ, C/V जो है ये आपका सिर्फ तभी काम आता है, वैसे बाकी में भी आ जाता है, मतलब एयर का V1/V2 में भी काम आएगा। हाँ, तो देखो क्या है, C/V जो देता है वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या देता है आपका, एयर देता है विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का देता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, है ना, समझे ना, समझे ना? जस्ट C/V आप लोग देखते हो। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं क्या है। अगर आपसे कह दिया जाए कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, या ऐसे लिख दो यार, विद रिस्पेक्ट, या बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसा है ना। तो अगर इसका रेसिप्रोकल, अगर इससे पूछ लिया जाए कि वाटर का क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए कि ग्लास का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है ना, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि देखो इसको हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एंड अगर पूछ लीजिए ग्लास का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ओके, समझे, समझे? चलो हमने सिग्निफिकेंस देख लिए, अब क्या देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसी के साथ क्या करें, वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, तो ये 50 मिनट से शायद 50 मिनट से ज़्यादा ही वीडियो हो गई। एंड मैंने ये देखा है कि एक वीडियो मैंने शायद 2 घंटे के लगभग डाली है, किसकी, इसी रे ऑप्टिक्स की डाली है। कौन सा था, हाँ उसमें मैंने डेरिवेशंस कराए थे, वो रिफ्लेक्शन का पार्ट का था। हाँ, उसमें मिरर फॉर्मूला हर चीज़ की डेरिवेशन कराई थी, है ना, और हर एक चीज़ की कॉनकेव कॉन्वेक्स, जब वो रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाता है, हर एक चीज़ में कराई थी। हाँ, तो वो वीडियो ना, उसमें क्या होता है कि वो वीडियो शायद लेंदी हो जाती है, 1-2 कमेंट भी पड़े थे कि लेंदी बहुत वीडियो है ना, और शायद सारे डेरिवेशन देखने नहीं चाहते। लेकिन भाई जो लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो तो देखते ही हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसमें 0 व्यूज़ आए, और व्यूज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। और मैं वीडियो के बीच में, वीडियो के आखिरी में भाषण देने जो आते जाता हूँ। तो आज चलो विदा लेते हैं आप लोगों से। एंड ये मैं माइक क्या करता हूँ, समेटता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू।